नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट फर्स्ट के मेटल लिगेंड बॉन्ड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मेटल और लिगेंड के मध्य किस तरह से बंध बनता है और इनकी स्ट्रक्चर और इनके चुंबकीय गुण पर या फिर इनके स्पेक्ट्रा पे क्या फ़र्क पड़ता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड के लिए समझाने के लिए सबसे जो अच्छा या सबसे बेस्ट जो सिद्धांत वह है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के कुछ नियम है जो कि सामने दिख रहे हैं। इनमें से पहला है, इस सिद्धांत के अंदर ऋण आवेशित आयन अथवा एकांकी इलेक्ट्रॉन युक्त युग्म युक्त उदासीन अणु लिगेंड होते हैं। अर्थात ऋणाशित आयन यहाँ पे एग्जाम्पल अपन साइनाइड का ले सकते हैं, और उदासीन अणु के अंदर अपन NH3 जिसके अंदर एक लोन पेयर उपस्थित होता है उसको अपन लिगेंड के रूप में ले सकते हैं, जिनका ऋण आवेशित ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है। इन लिगेंडों को बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं। केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही होता है। अर्थात जिस तरह एक आयनिक कंपाउंड के अंदर धनायन व ऋणायन जुड़े होते हैं, उसी तरह का बंध इनके मध्य होगा। इन दोनों कक्षों के मध्य कोई अंतर क्रिया नहीं होती है और इनके मध्य एक आयनिक बंध होता है। धातु परमाणु के डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन संकुल निर्माण में लिगेंड के संपर्क में आने से डी कक्षक विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। अपन जानते हैं डी कक्षकों को 5 उपकोषों के अंदर अपन विभाजित करते हैं। सामान्य परिस्थिति में ये सारे कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन जब लिगेंड संकुल बनाने के लिए इनके संपर्क में आते हैं तो इन कक्षकों का विभाजन हो जाता है, अर्थात इनकी ऊर्जा लगभग समान नहीं रह पाती है। चौथा नियम है CFT का। डी कक्षकों के विभाजन के कारण कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले व शेष कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हुंड के नियम अनुसार होता है। इलेक्ट्रॉनों के निम्न ऊर्जा स्तर में जाने से कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFC कहते हैं, और ये CFC ही किसी क्रिस्टल की स्थायित्व को निर्धारित करती है। जितनी ज़्यादा CFC का मान होगा उतना ही वह क्रिस्टल स्थायी होता है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विपाटन। एक अष्टफल के संकुल में अपन जानते हैं कि 6 लिगेंड एक अष्टफलक के कोनों की ओर से, अर्थात एक्स वाई व जेड अक्षों की ओर से केंद्रीय धातु की ओर आते हैं तो समस्त डी कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। लेकिन EG कक्षक, जिनको अपन EG कक्षक के दो प्रकार कक्षक होते हैं, DXY डैश वाई स्क्वायर व DZ स्क्वायर। अपन ये जानते हैं कि EG कक्षक अक्ष के ऊपर अभिविन्यासित होते हैं, जबकि जो T2G कक्षक होते हैं वो अक्षों के मध्य स्थापित होते हैं। जैसे ही लिगेंड इनकी तरफ आते हैं तो ये कक्षक अक्ष की ओर विभाजित होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे, तथा शेष 3 कक्षक जो XYZ अक्षों के मध्य स्थित होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। इस प्रकार EG और T2G कक्षकों में EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जबकि T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। जैसा कि अपन चित्र में देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं कि X, Y और Z एक्सिस है, तो 3 लिगेंड यहाँ से आएंगे और 3 लिगेंड ही इनके जस्ट अपोजिट से आते हैं, और यहाँ पे अपना केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होगा। जैसे ही 6 लिगेंड आते हैं तो EG कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं और T2G कक्षक इस तरह से स्थापित हो जाते हैं। अष्टफल के क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन कुछ इस तरह से होगा। इन दोनों प्रकार के डी कक्षकों में ऊर्जा स्तर का अंतर डेल O, यहाँ पे O है जिसको अपन ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, 10 DQ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डेल O या डेल DQ को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, और EG कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से +0.6 डेल
O ऊपर होते हैं, जबकि T2G कक्षक औसत ऊर्जा स्तर से -0.4 डेल O नीचे होते हैं। यहाँ पे देखो चित्र में दिखा रहे हैं, एक सामान्य परिस्थिति के अंदर सभी D कक्षक समान ऊर्जा वाले हैं, लेकिन जब 6 लिगेंड आते हैं तो T2G कक्षक निम्न ऊर्जा वाले और EG कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं। इस तरह अष्टफलकीय सेक्टर में D कक्षकों का विपाटन हो जाता है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल सेक्टर विपाटन। एक चतुष्फलक एक घन से संबंधित होता है जिसके केंद्र में धातु परमाणु होता है और 8 में से एकांतरम 4 कोनों पर लिगेंड उपस्थित रहते हैं। घन में x, y व z एक्स घन के फलकों की ओर इंगित करते हुए होते हैं। यदि चतुष्फलक के आकार में 4 लिगेंड धातु की ओर आते हैं तो वे EG व T2G कक्षकों में से किसी के भी एकदम सीध में नहीं होते हैं। EG कक्षक केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड के मध्य का कोण का मान 54 डिग्री 44 सेकंड होता है, जबकि T2G कक्षक केंद्रीय धातु व लिगेंड के मध्य का कोण का मान 35 डिग्री 16 सेकंड होता है। अर्थात T2G कक्षक लिगेंड की दूरी EG कक्षक लिगेंड की दूरी से कम होती है, अर्थात T2G कक्षक के पास से लिगेंड गुजरेंगे। यहाँ ये घन है जिसके अंदर देखो सेंटीमीटर यहाँ होगा और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। तो ये घन के फलकों की ओर अभी विन्यासित हो रहे हैं और 4 जो लिगेंड आएंगे, एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ, इस तरह 4 लिगेंड सेंटर मेटल की तरफ आएंगे जो कि बिल्कुल अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर आते हैं तो समस्त D कक्षकों की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन T2G कक्षकों के लिगेंड से अधिक निकट होने के कारण उनकी ऊर्जा अधिक हो जाती है। अतः गोल सममित सेक्टर में D कक्षकों की औसत ऊर्जा की तुलना में T2G कक्षकों की ऊर्जा प्लस 0.4 डेल T, यहाँ T से मतलब होता है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, ज़्यादा होती है। T2G की ऊर्जा प्लस 0.4 डेल T ज़्यादा होती है, जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा का मान औसत ऊर्जा की तुलना में -0.6 डेल T कम होता है। इस चित्र में अपन देख रहे हैं, यहाँ पे D कक्षकों की समान ऊर्जा है। जैसे 4 लिगेंड आते हैं तो EG कक्षक निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं और T2G कक्षक उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर देखते हैं इनका विपाटन। गोल सेक्टर में धातु आयन में D कक्षकों की औसत ऊर्जा, ये इनकी औसत ऊर्जा है यहाँ पे, और EG कक्षक निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं और T2G कक्षक उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं टेट्राहेड्रल के केस में। और EG कक्षक -0.6 डेल T कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं और T2G प्लस 0.4 डेल T से अधिक ऊर्जा वाले हो जाते हैं। तो चतुष्फलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल सेक्टर विपाटन कुछ इस तरह से होगा। फिर बात करते हैं चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय सेक्टर विपाटन की तुलना। चतुष्फलकीय सेक्टर में हुए सेक्टर विपाटन डेल T का मान अष्टफलकीय सेक्टर में हुए क्रिस्टल सेक्टर विपाटन डेल O की तुलना में कम होता है, जिसके निम्न कारण है। पहला है, एक अष्टफलकीय सेक्टर में 6 लिगेंड धातु की ओर पहुंचते हैं, जबकि चतुष्फलकीय सेक्टर में केवल 4 ही लिगेंड केंद्रीय धातु पर पहुंचते हैं। अतः चतुष्फलकीय सेक्टर का विभाजन 2/3 ही होगा। यहाँ पे 4 चतुष्फलकीय और 6 अष्टफलकीय के लिए हैं, तो अर्थात 2/3 ही इनका विपाटन होगा। दूसरा कारण है, अष्टफलकीय सेक्टर में लिगेंड EG कक्षकों के एकदम सीध में आते हैं, जिससे प्रतिकर्षण अधिक होता है, अतः विपाटन भी अधिक होता है। जबकि चतुष्फलकीय सेक्टर में लिगेंड किसी भी कक्ष के एकदम सीध में नहीं होते हैं, जिससे प्रतिकर्षण कम होता है और विभाजन 2/3 ही रह जाता है। अतः अष्टफलकीय सेक्टर विभाजन डेल O की तुलना में चतुष्फलकीय लिगेंड सेक्टर विभाजन डेल T का मान लगभग 4/9 हो जाता है। अर्थात डेल T के लिए डेल T बराबर
4/9 डेल ओ होता है। यहाँ पे देखिए डी कक्षक है जिनकी ऊर्जा लगभग समान है। जब अष्टफल के क्षेत्र की बात करते हैं तो देखो CFC का मान ज़्यादा है क्योंकि 6 लिगेंड आ रहे हैं, और चतुष्फल के लिए डेल टी का मान कम होगा क्योंकि 4 ही लिगेंड इसकी तरफ आ रहे हैं। अष्टफल के संकुल के निर्माण के समय यदि दुर्बल लिगेंड होता है तो डेल जीरो का मान कम होता है, और लिगेंड प्रबल होने के कारण डेल ओ का मान उच्च होता है, जिससे EG व TTG कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर अधिक हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर निम्न चक्रण वाले संकुल बनाते हैं। जबकि चतुष्फल के संकुल सदैव उच्च चक्रण वाले होते हैं क्योंकि डेल टी का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन के युग्मन की संभावना नगण्य होती है। यहाँ देखने पर पता चलता है कि इनकी डेल टी का मान कम है और डेल जीरो का मान ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहकर युग्मन करेंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। चतुष्फल के संकुलों की तुलना में अष्टफल के संकुल बनने की संभावना अधिक होती है क्योंकि 4 बंधों की तुलना में 6 बंध बनने से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अतः अष्टफल के संकुल अधिक स्थायी होते हैं। चतुष्फल के सेक्टर की तुलना में अष्टफल के सेक्टर के लिए CFC का मान अधिक होता है। CFC का मान अधिक होने के कारण अष्टफल के सेक्टर ज़्यादा स्थायी होता है। यदि लिगेंड का आकार अधिक बड़ा हो तो अष्टफल के संकुल बनने में त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण चतुष्फल की संकुल का निर्माण होता है। यदि दुर्बल लिगेंड हो तो CFC का मान अत्यंत कम हो जाता है और चतुष्फल के संकुल का निर्माण होता है। फिर तीसरा कारण है केंद्रीय धातु परमाणु के कम ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो CFC का मान कम होता है और चतुष्फल के संकुल बनने की संभावना होती है। अर्थात यदि केंद्रीय धातु परमाणु कम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो CFC का मान भी कम होगा, जिससे चतुष्फल के संकुल बनने की संभावना अधिक होती है। और चौथा कारण है यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D5 व D10 विन्यास वाले धातु आयन में CFC का मान 0 होता है और अपन जानते हैं CFC का मान कम है तो वो कोशिश करेगा कि चतुष्फलकीय संकुल बनाए। तो यहाँ पे D1 व D6 विन्यास के लिए डेल टी व डेल ओ के मान न्यूनतम 0.13 अंतर होता है। अतः ये आयन भी चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं। धन्यवाद।